Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कल दिल्ली के एक 7 सितारा होटल में राहुल गांधी ने इफ्तार पार्टी दी। पार्टी तो खत्म हो गई, लेकिन उससे निकली विवादों की बू अभी भी फिजाओं में है। इसके केंद्र में खुद राहुल गांधी है। कहा जा रहा है कि राहुल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी के फिटनेस वीडियो का मजाक उड़ाया। विरोधी दल के कई नेता जब फिटनेस वीडियो की खिल्ली उड़ा रहे थे, प्रणब मुखर्जी खामोश थे। उनके बगल में कांग्रेस पार्टी का वर्तमान और भविष्य मौजूद था, लेकिन उनके पास न सलाह के शब्द थे और न ही उत्साह बढ़ाने वाले वाक्य। इस वीडियो के सामने आने के बाद मर्यादा की सीमा लांघने में बीजेपी ने भी देरी नहीं लगाई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल को मेंटल फिटनेस की जरूरत बता दी। जाहिर है मर्यादा की हदें लांघने वाली सियासत का दौर जारी रहने वाला है। इसी इफ्तार पार्टी में एक और तस्वीर सामने आई जब राहुल को किसी ने इस्लामी टोपी पहनाई, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही राहुल ने उस टोपी को उतार दिया। ऐसा अगर किसी बीजेपी नेता ने किया होता तो फिर विरोधी दल मुद्दा बनाने में पीछे नहीं रहते। कहा जा रहा है कि नरम हिंदुत्व की राह पर बढ़ रहे राहुल ने जानबूझकर ऐसा किया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जो हम तो पूछेंगे कि क्या इफ्तार पार्टी को सियासत के अड्डे में बदलने का चलन ठीक है? क्या पीएम के फिटनेस वीडियो का मजाक राहुल की हताशा दिखाता है? क्या राहुल के विरोध में नकवी के मर्यादाहीन बयान को जायज ठहराया जा सकता है? राहुल के इफ्तार में पीएम मोदी का मजाक और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। ये राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। दिल्ली के 7 सितारा होटल में गोलमेज के इर्द गिर्द 2 पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ ही विपक्ष के कई कद्दावर नेता हैं। साथ है हंसी का दौर, लेकिन ये हंसी मामूली नहीं। यहाँ पीएम मोदी के फिटनेस वीडियो का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। राहुल के इफ्तार में पीएम मोदी का मजाक। अगर राहुल गांधी जी ने इसको बिजार कहा है, बिल्कुल सटीक कहा है। जिस देश में किसान की आत्महत्या बढ़ रही है, बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है, महिला सुरक्षा को लेकर देश में बदहाल है, सब मुद्दे छोड़कर आज प्रधानमंत्री अपनी ताकत कसरत में लगा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री देश की दशा को, देश की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए होता है, और उसके लिए क्या किया उसके बारे में बताते तो ज़्यादा बेहतर था। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि बड़ा विचित्र सी बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने शरीर की फिटनेस के बारे में ही बताते हैं, जो देश की इकोनॉमी है उसकी फिटनेस के बारे में बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए विचित्र लगा ये। राहुल गांधी जी को फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मेंटल फिटनेस की ज़रूरत ज़रूर है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक नेक मकसद से जारी वीडियो पर ऐसी सियासत शुरू होगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। आखिर इफ्तार जैसे मौके पर सियासी दिग्गजों की मौजूदगी में राहुल ने ऐसा क्या कह दिया? इफ्तार पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, हामिद अंसारी, सीताराम येचुरी, दिनेश त्रिवेदी जैसे नेताओं के साथ एक टेबल पर बैठे थे। पार्टी में मौजूद सूत्रों की माने तो तभी राहुल ने येचुरी से अचानक पूछा कि क्या आपने पीएम का वीडियो देखा? फिर कुछ देर रुककर खुद ही बोले। ये बहुत ही अजीब है। आरोप है कि इस पर दिनेश त्रिवेदी और सीताराम येचुरी जोर से हंसे। फिर राहुल ने सीताराम येचुरी से हंसते हुए पूछा, आपने भी अपना फिटनेस वीडियो बनाया? इस पर येचुरी फिर जोर से हंसे। इफ्तार की इस तस्वीर के सामने आने के बाद कांग्रेस के साथी जोर शोर से बचाव में लग गए हैं। प्रधानमंत्री जी अभी अपना फिटनेस का वीडियो पूरा वायरल करवा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ टैगलाइन ये होना चाहिए, डेमोक्रेसी फिट तो इंडिया फिट, जनवाद बचाओ तो इंडिया बचाओ। लेकिन आज मोदी जी की इंडिविजुअल फिटनेस वाले को तो वायरल हो रहा है, लेकिन इंडिया की जो डेमोक्रेसी की फिटनेस की ज़रूरत है उस पर इनका बिल्कुल उल्टा ध्यान है। लालू की पार्टी के नेता तो शब्दकोश खोलकर बैठ गए। बिजार शब्द के जो डिक्शनरी मीनिंग है उसका मतलब है अनयूजुअल, एक्सेंट्रिक, आउटलैंडिश, ऑफ बीट। इसमें क्या गलत है? जिस दिन देश
कि सीमा पर 4 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत सवाल छोड़ के गई है। यानी पीएम के फिटनेस वीडियो पर सवाल खड़ा करने वाले इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जब कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हो तो पीएम को सुबह सुबह ऐसे वीडियो नहीं डालने चाहिए, लेकिन शाम ढलने के बाद उसी दिन 7 सितारा होटल में इफ्तार पार्टी जायज है। इस पर जवाब देने के बजाय कल से ही कांग्रेस फिटनेस वीडियो को शर्मनाक बता रही है। मैं इस बात की दुख व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ कि आज जब सारा देश शोकाकुल है, उस समय उन्होंने अपनी जो एक कैसी परेड कहूँ मैं उसे, कैसे फिजिकल फिटनेस की नुमाइश दिखाई है, वो कम से कम मेरा सर तो शर्म से झुक गया है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, लेकिन सामने पूर्व राष्ट्रपति बैठे हों तो उनके सामने मौजूदा प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाकर उन्हें दुविधा में डालना चाहिए। क्या राहुल गांधी को अपने सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सजग रहने की आवश्यकता नहीं है? पीएम के वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को राहुल की बातों की टाइमिंग पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से कई बार वो विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं। जिस तरह से वो राहुल गांधी जी कभी फिटनेस का मजाक उड़ाएंगे, कभी जो है वो जब आतंकवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, देश के गरीबों का मजाक उड़ाएंगे, किसानों का मजाक उड़ाएंगे, देश के डेवलपमेंट का मजाक उड़ाएंगे, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये मजाक उड़ाते उड़ाते राहुल गांधी खुद महा मजाक बन गए हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से प्राथमिकता दे रहे हैं स्वास्थ्य पे और फिटनेस पर, उसकी कौन खिलाफत कर सकता है? खास तौर से मैं समझता हूं वो अपने उम्र पर भी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। सबको ही कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या इफ्तार पार्टी में फिटनेस वीडियो के बहाने राहुल गांधी ने पीएम का अपमान किया? अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या इफ्तार पार्टी में फिटनेस वीडियो के बहाने राहुल गांधी ने पीएम का अपमान किया? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय हमें 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #मोदी का मजाक के जरिए दे सकते हैं। और इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अमीक जामई सदस्य हैं संविधान बचाओ देश बचाओ के, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोनम महाजन राजनीतिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, और साथ ही इरा त्रिवेदी योग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रही हैं। अखिलेश जी, शुरुआत में आपसे करूंगी और आपको और साथ ही सुधांशु जी को शुरू में मैं 40 सेकंड का वक्त दूंगी बराबर, ताकि कोई ये आरोप ना लगा सके कि किसी को किसी के बीच में बोलने का मौका नहीं दिया गया। आपके नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के इस वीडियो में क्या विचित्र नजर आता है, और साथ ही जो वो बातें कह रहे हैं क्या उनको शोभा देती है ऐसी बातें कहना प्रधानमंत्री के बारे में? कौन सी बात आपको अशोभनीय लगी, पहले ये बता दें। प्रधानमंत्री की चीजों को जो एक पॉजिटिविटी फैला रहे हैं उसके जरिए कि बहुत सारे लोगों को योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसको विचित्र बताया जा रहा है, उसको बिज़ारे बोला जा रहा है। विचित्र नहीं है तो क्या है? अरे मोदी जी खुद ही विचित्र हैं। मोदी जी से बड़ा विचित्र कौन है? विचित्र का मतलब क्या होता है? दिन भर झूठ बोलते हैं आदरणीय मोदी जी। मोदी जी ये बोलते हैं कि मेरे 4 साल पहले जब मैं आया लोग तरसते थे, कहते थे कि मैं किस देश में पैदा हो गया। अरे वो अपना भी अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री पद का भी अपमान करते हैं, देश का भी अपमान करते हैं, और दिन भर करते हैं। कर्नाटक में बोलते हैं विपक्ष को कुत्ते से नसीहत लेनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। करोड़ों लोगों ने देश को अपनी खून पसीने की मेहनत से दुनिया की महाशक्ति बनाया है। मोदी जी कहते हैं देश में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। अरे मोदी जी, जो दिन भर अपना अपमान खुद करते हो आप, प्रधानमंत्री पद का अपमान करते हो आप, इस देश का अपमान करते हो आप, आपको कौन विचित्र? ठीक है अखिलेश जी, आपके 40 सेकंड पूरे हुए। सुधांशु जी, विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है कि जो वीडियो डाला है आपने, इसकी टाइमिंग बहुत ही गलत है। वहां कश्मीर में सरहद पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं और आप इस तरह के वीडियो डालकर उतावलापन दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इससे एक बार ये बात पुनः सिद्ध हो गई कि
देश के स्वयंभू स्वघोषित प्रधानमंत्री का दायित्व लेने के दावा करने वाले राहुल गांधी जी के अंदर परिपक्वता नहीं है। पहले अटल जी की अस्वस्थता पर राजनीति, उसके बाद मोदी जी के स्वस्थ व्यायाम पर राजनीति। यह मैं मानता हूं कहीं ना कहीं एक बीमार सोच का प्रतीक है, क्योंकि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने राजनीति से अलग हटकर सामाजिक सरोकार और भिन्न आयामों को लेकर भी अपना विचार व्यक्त किया है। जैसे स्वच्छता का विषय कोई राजनीति से मतलब नहीं था, बेटी बचाओ का विषय था, योग का विषय था, उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी। उसी प्रकार से आज की डेट में स्वास्थ्य पर जागरूकता है और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने अपना यह विचार रखा। इतनी सी बात के ऊपर भी जाकर राजनीति करना, मैं कहता हूं रुग्ण मानसिकता या बीमार जहनियत का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं वो एक व्यापक सोच जो दृष्टिकोण मोदी जी के दृष्टिकोण में है, शायद राहुल गांधी जी अपनी। तो आप दोनों की बात 40 सेकंड में पूरी हो गई है। मैं सीधे रुक करूंगी अब अमिक जामई का। आपको भी प्रधानमंत्री का जो फिटनेस वीडियो है वो विचित्र नजर आया? कत्ल सरहद पर सिपाही होंगे और सुरखरू ज़िले इलाही होंगे। जब हम पूरे देश में हमारे जवान सरहदों पर जो है अपने सर कटा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, आप करिए एक्सरसाइज, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप योगा करिए, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लोग करते हैं। लेकिन ये जो मल्टी कैमरा लगा के ये जो पूरा आप ड्रामा कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारे देश में सेंटिमेंट का। आपने कहा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री का लोगों ने मजाक उड़ाया। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में पूरा देश, हम जैसे जो विपक्ष के युवा हैं, आज हम उन्हें बहुत इज्जत से सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि उनकी एक एक बात की वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस 4 साल में इस प्रधानमंत्री पद का जिस तरह से मजाक उड़ाया है, उस पर पूरी एक किताब लिख दी जाए और ये भाजपा के कैडर पढ़ें कि इस देश में कितने झूठे शख्स को हमारे देश में लोगों ने चुना था। ये गरिमा है प्रधानमंत्री जी की, जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हम इफ्तार पार्टी जो कि ये कहा जा रहा है कि सद्भाव के मकसद से दी गई थी, हालांकि पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी थी, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया उस पर बात कर रहे हैं। क्या किसी भी तरह से प्रधानमंत्री के फिटनेस वीडियो का मजाक उड़ाना जायज है? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी हम देश के बारे में हम बात करेंगे, उसके सामने अगर राहुल गांधी जी गायब हो जाएंगे घूमने के लिए, प्रधानमंत्री साहब इस तरह से शो ऑफ करेंगे। और रही बात इफ्तार की, इफ्तार तो अब आरएसएस के लोग करा रहे हैं, जो इस्लाम से, मुसलमानों से, क्रिश्चियनिटी से, दलितों से शदीद नफरत करते हैं। इफ्तार की बात तो अब कांग्रेस तक सीमित नहीं है। नहीं अखिलेश जी, यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। राहुल गांधी क्या ये भूल गए थे, मर्यादा भूल गए थे पूरी तरह से? पूर्व राष्ट्रपति वहां पर दो मौजूद थे, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे, कम से कम उनकी ही मर्यादा का ख्याल रख लेते। वो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बात ना करते कि खुद ही प्रणब मुखर्जी कुछ कह ही नहीं पाए। इतनी अच्छी बात कही तो प्रणब मुखर्जी कुछ ना कुछ तो कहते ना। वो बेचारे चुप ही साधे गए, सिर्फ एक मुस्कुराहट देकर ही रह गए। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उनको भी लग रहा था कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हो गई आपकी बात ना, आपकी बात हो गया ना, प्रवचन आपका हो गया ना। एक बात को आप प्रवचन करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, हमारा काम सवाल पूछना है। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, सुनाइए। मर्यादा, आपसे बेहतर क्या चीज मर्यादा होती है, यहां कोई ऐसा नहीं कि आपसे कम जानता हो, और आपके चैनल से भी कम कोई नहीं जानता है। और राहुल गांधी या किसी भी नेता की बात मैं कर रहा हूं, मैं चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो हो, क्या मर्यादा होती है मैक्सिमम लोग जानते हैं। हाँ, बीजेपी में बहुत से लोग हैं नहीं जानते हैं। यही वो प्रधानमंत्री है ना, गुजरात चुनाव के समय एक दावत में चले गए थे तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष को बता दिया था कि पाकिस्तान के एजेंट जी। राहुल जी मर्यादा का काम किए कि नहीं किए, ये बताइए ना। मेरी बात हो जाने दें, मर्यादा का काम किए ना, बात हो जाने दें, मर्यादा का काम किए ना। आप अपना प्रवचन दे रहे हैं, उसमें ये भी तो बताइए कि उन्होंने अपना पूरा मर्यादा का जो जिम्मेदारी थी उसे निभाई है ना, दो पूर्व राष्ट्रपतियों की मौजूदगी में। हो जाए तो मैं बोलूं, आप बात हो जाए तो मैं, देखिए मैंने कहा ना, अपनी मर्यादा आप खुद रखिए अपने पास, दूसरों को पता है क्या है मर्यादा। अपने आप को यह मत समझिए कि मर्यादा समझने वाले आप बहुत बड़े जानकार हैं। मैंने आपको बताया ना। नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे कि हम मर्यादा के मायने समझ रहे हैं, हम तो ये दिखा रहे हैं कि आप, आपके नेता मर्यादा के मायने क्या समझ रहे हैं। अजीब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप चैनल पर आक्षेप लगा देते हैं। आप बोलने सुधांशु जी रिएक्ट करिए, वो कह रहे हैं आप हमें मत सिखाइए मर्यादा क्या होती है और क्या नहीं होती है। सुधांशु जी को क्यों बुला रहे हो? अरे रुकिए, पहले 1 मिनट रुकिए। अजीब शब्द क्या अमर्यादित होता है? कुत्ते से वफादारी सीखे, ये अमर्यादित होता है।
भूतपूर्व प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष और तमाम देश के मुअज्जिज पदों पर उपराष्ट्रपति बैठे लोग अगर कहीं दावत पर बैठे उसको हमारा प्रधानमंत्री कहे कि पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के देश के गद्दार हैं, ये क्या है? सुधांशु जी, मैं चाहूंगी अखिलेश जी की बात पर आप रिएक्ट करें। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी अमर्यादित नहीं है जो उन्होंने कहा। विचित्र शब्द ही तो कहा है। पीएम के पद अब मैं जवाब दे लूं अखिलेश जी। देश से सम्मान नहीं पा पाए वो अखिलेश जी, भाजपा के प्रवक्ता भले उनको सम्मान करते अखिलेश जी अब हम बोल रहे हैं पार्टी का ही कोई उनका सम्मान नहीं करता है, क्योंकि वो अमर्यादित भाषा का दिन भर प्रयोग करते हैं, दिन भर। अखिलेश जी और अमीक जमाई जी ने जो कुछ भी बोला भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अब अखिलेश जी और अमीक जमाई जी ने जो कुछ बोला मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट देंगे कहने वाले, सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वाले, प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे तू चाय बेच कहने वाले लोग अगर मर्यादा का प्रवचन देते हैं तो ये बहुत हास्यास्पद प्रतीत होता है, दुखद और विडंबनापूर्ण प्रतीत होता है। अमीक जमाई जी ने कहा था कि सुरखरू जिले इलाही होंगे और सरहद पे तो शहीद सिपाही होंगे। बहुत सही फरमाया था आपने। सन 48 में यही किया, सिपाही शहीद हुए और आप लोगों के जिले इलाही बैठ के उन्हीं के खून की स्याही से दस्तखत करते रहे। सन 65 के युद्ध में यही किया, सन 71 के युद्ध में यही। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या की गई है। कश्मीर के श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार की हत्या की खबर आ रही है। राइजिंग कश्मीर के संपादक की हत्या की खबर इस वक्त आ रही है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रेस कॉलोनी में वाक़ा हुआ है। जो ही वो अपने ऑफिस के बाहर आ रहे थे, गाड़ी में बैठे, उनके साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे, यानी PSOs उनके थे, और अंधाधुन 4 अननोन गनमैन आ गए और उनका पता नहीं कि कौन गनमैन थे, और उन्होंने अंधाधुन फायरिंग की। और उसमें ये बताया जा रहा है कि शुजात बुखारी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, एडिटर इन चीफ थे यहाँ के एक इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर राइजिंग कश्मीर के, उनको गोली लगी थी और उसके साथ साथ 2 और लोगों को गोली लगी थी। और बताया जा रहा है कि वो जख्मों की ताब न लाकर हॉस्पिटल में चल बसा है। और 2 जो PSOs हैं उनके बारे में भी खबर आ रही है कि शायद उनकी भी इसमें मौत हुई है, उनकी राइफल भी शायद छीन ली गई है। अभी बाकी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन प्रेस कॉलोनी में ये वाक़ा हुआ है। पूरा प्रेस फ्रेटर्निटी जो है पूरा सदमे में है और अभी दुख का ये घड़ी है पूरे प्रेस कॉलोनी में। वहाँ पे सारे जर्नलिस्ट जो है जमा हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो कश्मीर का एक नामवर नाम था सहाफ़त की दुनिया में और एक वेल नोन जर्नलिस्ट थे, न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे एशिया में या वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में। मुफ्ती ने भी रिफत इस हत्या की निंदा की है। किसी तरह की धमकी मिलने की भी जानकारी उनकी हत्या से पहले आई है क्या सामने? देखिए, ऐसा कह पाना मुश्किल है, वो उनको मालूम होता, लेकिन अपैरेंटली ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एज यूजुअल उनके पास काफ़ी टाइम से जो है सिक्योरिटी थी, उनके पास PSOs थे, क्योंकि उनके एक भाई जो हैं बशारत बुखारी, वो काबीना मिनिस्टर भी हैं यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार में और सीनियर PDP लीडर भी हैं वो। तो यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी ज़रूर थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ शुजात बुखारी का स्टैचर बहुत ही ऊपर था और वो दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं और कई कॉन्फ्रेंसेस में पीस से रिलेटेड ख़ास तौर से उन कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया भर में जहाँ पे भी मैं यह समझता हूँ कि काफ़ी लीडिंग जो कॉन्फ्रेंसेस थी या बड़ी कॉन्फ्रेंसेस थी उनमें वो शिरकत कर चुके हैं और हमेशा वो पीस पे ही फोकस कर रहे थे। तो ऐसे में उनकी यहाँ पे मौत से पूरी प्रेस फ्रेटर्निटी जो है सदमे में ज़रूर है। ईद से पहले इस तरह की हत्या को रिफत अंजाम दिया गया है। बहुत ही घिनौना संदेश देना चाहते हैं आतंकवादी। रिफत, एक बार फिर से आपको बता दें, सुजात बुखारी की हत्या की जानकारी मिल रही है। कश्मीर के श्रीनगर में पत्रकार की हत्या हुई है। राइजिंग कश्मीर के संपादक रहे हैं, उनकी हत्या की गई है। 4 आतंकवादी आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर है। इस पर CM महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि आतंकवाद अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। कश्मीर में श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार की हत्या के बाद सनसनी मची हुई है। वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या की खबर फिलहाल किसी तरह की धमकी की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जो इनिशियल जानकारी अभी है वो ये कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे जिन्हें सीधे तौर पर आतंकी बताया जा रहा है। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और उस फायरिंग में सुजात बुखारी की हत्या हुई है। कश्मीर के श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर।
महबूबा मुफ्ती ने भी हत्या की निंदा की है। इस बीच आपको बता दें, आज दिन में ही इस तरह की खबर आई थी कि संघर्ष विराम को ईद के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उसके शाम होते होते इस तरह की खबर का सामने आना और सीधे तौर पर आतंकवाद अपनी जड़ें लगातार मजबूत करने की कोशिश। लेकिन जिस तरह से भारत की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और लगातार आतंकवादियों को खोज खोज कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये साफ संदेश कि किसी भी कीमत पर आतंकियों की इस हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी खबर आई थी हमारे जवान सरहद पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर मैसेज साफ है कि आतंकवाद को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आतंकवाद अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। सीएम महबूबा मुफ्ती का भी बयान इस हत्या के बाद सामने आया। राइजिंग कश्मीर के संपादक की हत्या की खबर। रिफत, और क्या जानकारी? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो है 4 लोग आ गए हैं प्रेस कॉलोनी में, अननोन गनमैन थे और जिस तरीके से गाड़ी पे भी गोलियां लगी हैं तो ये कहा जा सकता है कांच जो है चकनाचूर हो गए और फौरन, हालांकि उसके बाद पुलिस आ गई वहां पे और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन तब तक वक्त हो चुका था क्योंकि काफ़ी सारा खून बह गया था। और ये जो गोलियां लगी थी, जैसा दूर से दिखता है खून के धब्बे जो हैं हार्ट के करीब हैं, तो छाती पे गोलियां लगी हैं और शार्प ये कहा जा सकता है कि निशाना बिल्कुल सामने से लगाया गया है। और जिस तरीके से एक पीएसओ के सिर पे गोली लगी है और छलनी हो गया उसका सिर, तो ये कहा जा सकता है कि काफ़ी क्लोज रेंज में थे। और जो ही वो अपने ऑफिस जो प्रेस कॉलोनी में है, राइजिंग कश्मीर का ऑफिस है, उसके ये चीफ एडिटर थे, उससे नीचे आ गए थे, गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद जो है अननोन गनमैन जो है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। और उस फायरिंग में एडिटर इन चीफ शुजात बुखारी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, शुजात बुखारी एक बड़ा नाम थे यहाँ सहाफ़त की दुनिया में और कई ममालिक में वो कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर चुके हैं। वहाँ पे जो भी डिबेट्स थे और कुछ जगहों पे ये गेस्ट लेक्चरर भी थे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये लेक्चर भी देते थे, एनुअली वहाँ पे जाते थे, ख़ास तौर से यूएस में। तो ऐसे में यहाँ ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर ट्वीट किया है और ये कहा है कि इसकी मौत पे उन्होंने अपने कमेंट्स जाहिर किए हैं, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरे कश्मीर घाटी में ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि एडिटर इन चीफ जो राइजिंग कश्मीर के जो एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और मैं बता दूं आपको कि इससे पहले ये ब्यूरो चीफ रहे हैं हिंदू जो नेशनल न्यूज़पेपर है, द हिंदू के ब्यूरो चीफ भी काफ़ी देर तक रहे हैं और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और काफ़ी तजुर्बा इनका था। और समाज में भी अक्सर काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस में, क्योंकि ये अदबी तंजीमों के साथ भी वाबस्ता थे और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वाबस्ता थे और वहाँ पे जो है सामाजिक कामों में भी अक्सर अपना रोल निभाते थे। तो ऐसे में उन समाजी तंजीमों के लिए भी ये दुख की बात है और कुल मिला के प्रेस फ्रेटर्निटी के लिए, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए ये एक दुख की बात है कि शुजात बुखारी अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि आतंकवाद अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है और ईद से पहले इस घटना की उन्होंने निंदा की है। देखिए, बिल्कुल ईद से पहले जो इस तरह का वाक़ा हुआ, कल ईद हो सकती है, तो ऐसे में जो है शायद ये घर जा रहे होते और अपने बच्चों के साथ ईद मनाने की तैयारी कर रहे होते। तो ऐसे में ये जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुख की बात ज़रूर है कि शुजात बुखारी जैसे सीनियर सहाफ़ी की मौत हुई है और वो भी एक अटैक में गनमैन जैसे अननोन गनमैन आ गए, 4 के करीब उनकी संख्या बताई जा रही है। इस वक्त जो है प्रेस कॉलोनी में हर तरफ से कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग आए थे, जिन्होंने फायरिंग की, वो तैयारी करके आए होते, हो सकता है उन्होंने कोई गाड़ी का भी इस्तेमाल किया होगा और वहाँ स्पॉट से भाग गए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो पीएसओ थे उनका जो एम्यूनिशन था या उनकी मेरे छोटे भाई की तरह था, पूरे ख़ानदानी रिलेशन थे मेरे उसके साथ। दूसरा, एक पत्रकार को मारना और ख़ासकर शुजात जैसा पत्रकार जो काफ़ी हद तक शांति की बात करता था कश्मीर में, उसके लिए स्ट्रगल भी करता था, हर एक फोरम में जाता था, बाहर जाता था, उस जैसे शख्स को मार देना और ऐसी बेदर्दी से मारना ये बहुत ही दुखद बात है। और कश्मीर को सोचना चाहिए बंदूक उन्हें ले कहाँ जा रहा है कि शुजात जैसा आदमी मारा जाए। ये कहाँ जा रहे हैं, कश्मीर कहाँ जा रहा है, ये बंदूक क्या हो ये, और इसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी करनी चाहिए। कश्मीरियों को उठा के सारे बंदूक आप झेलम या डल में फेंक दीजिए, बस सब शांति की तरफ जाइए। राहुल जलाली को आप सुन रहे थे, जो पत्रकार सीधे तौर पर इस घटना की निंदा कर रहे हैं। आजाद पत्रकार, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। He was virtually family for me. I mean, virtually a younger brother. Apart from that, it's a prominent journalist of the valley who's been. तो पत्रकार जमात खासा गुस्से में और वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी, जिनका
अपना ओहदा, अपना कद था कश्मीर में पत्रकारिता के बीच में। उस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस घटना की निंदा की है और ये कहा है कि निचले स्तर पर आतंकवाद का पहुंचना ये बता रहा है इस तरह की हत्या करना। 4 लोग आए आतंक की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के संपादक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 48 साल के बुखारी को श्रीनगर में उस वक्त उनकी हत्या की गई जब वो अपने दफ्तर से निकल रहे थे और इफ्तार पार्टी में शरीक होने के लिए जा रहे थे। तभी ताबड़तोड़ 4 लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने इस घटना की निंदा की है और आतंकवाद के निचले स्तर पर जाने की बात कही। ये तो शॉकिंग है, इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मिलने के लिए आया था। ये तो शॉकिंग है, इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मिलने के लिए आया था। देखिए, ये बड़ी दुखद बात है। एक पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि शुजात मेरे छोटे भाई की तरह था, पूरे ख़ानदानी रिलेशन थे मेरे उसके साथ। दूसरा, एक पत्रकार को मारना, और ख़ासकर शुजात जैसा पत्रकार जो काफ़ी हद तक शांति की बात करता था कश्मीर में। इन ए कॉवर्डाइज एक्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक शुजात बुखारी who was a very senior journalist of a Kashmir based newspaper. It is very unfortunate. रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या इसे आतंकवादी हमला माने जाने के कोई और सबूत मिले हैं? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि 4 गनमैन थे, अननोन गनमैन बताया जा रहा है। ये कह पाना मुश्किल है कि कौन थे, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है, जैसे मैं कह चुका हूँ कि वो वेपन जो है उनके पास रहे होंगे सबके पास, क्योंकि जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी बिजी एरिया है और इर्द गिर्द पुलिस भी होती है। प्रेस कॉलोनी के इर्द गिर्द अक्सर पुलिस रहती है और इसके अपने साथ भी शुजात बुखारी के 2 PSOs यानी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो दोनों J&K पुलिस के थे और उनकी भी, उनमें से एक की मौत हुई है। दोनों पे गोलियां लगाई गई हैं, यानी कि 3 लोग टोटल गाड़ी में थे। एक शुजात बुखारी थे और 2 PSOs थे और दोनों पे गोलियां चलाई गई। शुजात बुखारी बीच में बैठे थे, उन पे भी गोलियां चलाई गई। और शुजात बुखारी, अगर ये कहें जहाँ पे उनको गोलियां लगी हैं, जो सूत्र बता रहे हैं 5 बुलेट्स उनको लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ ही स्पॉट पे ही उनकी मौत हुई। और एक और PSO जो था साइड में बैठा था, उसका जो है सिर छलनी हो गया था गोलियों से, तो उनकी भी वहाँ पे ही मौत हुई है। लेकिन एक PSO के बारे में, जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि शायद वो, उसकी कंडीशन जो है काफ़ी सीरियस बताई जा रही है, लेकिन अभी वो जो है जिंदा है। तो ऐसे में कुल मिला के अगर इस चीज़ का विश्लेषण करें तो ये कहा जा सकता है एक सीनियर जुगल किशोर हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। रिफत, जुगल जी, सीधे तौर पर आतंकवाद पर अब और ज्यादा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है इस हत्या के बाद। ऐसा देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई अब तो पत्रकारों पर भी ऐसे हमले हो रहे हैं और उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। इनका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भाई इनके साथ सख्ती से ही निपटा जाना चाहिए और सरकार को और ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा मेरी सोच है। लेकिन रमजान के दिनों में जैसे पाकिस्तान ने जो रवैया अपना रखा है, उसी तर्ज पर जहाँ के जो आतंकवादी संगठन है वो भी इसी तर्ज पर चल पड़े हैं। तो इसलिए अब समय आ गया है कि इनके साथ दयनीय जो संवाद है वो नहीं करना चाहिए। इनके साथ सख्ती से निपटने का मौका है। और निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिप्टी CM जम्मू कश्मीर के। निर्मल सिंह जी, फिलहाल इस सीधे तौर पर निर्मल सिंह नहीं है, मेरा नाम कविंद्र गुप्ता है। देवेंद्र गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, देवेंद्र गुप्ता जी, माफी चाहूंगी आपसे। आखिरी उनका जो ट्वीट है शुजात बुखारी का, वो ये कि पत्रकारिता हम गर्व के साथ करते रहेंगे और यहाँ जो भी हो रहा है उसे लोगों के सामने लाते रहेंगे। ये उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए साफ किया और शायद उनको नापसंद करने वालों को ये बात नागवार है। ये सिर्फ आखिरी ट्वीट नहीं, ये उनकी शैली जो उन्होंने जीवन भर किया वो एक पेश कर रहे हैं अपने नजरिए को इस ट्वीट के जरिए। शुजात बुखारी का आखिरी ट्वीट, इस पर क्या कहेंगे आप?
जिसमें उन्होंने बताया कि हम गर्व के साथ पत्रकारिता करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और सच सामने लाते रहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम का। सही बात है, राइजिंग कश्मीर के माध्यम से वो हमेशा निडर पत्रकारिता करते रहे हैं। अभी जो उनके देहांत का समाचार मिला, मैं वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है तो उसको देखते हुए रिव्यू करना पड़ेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट करना पड़ेगा। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा और कल जो ईद आ रही है उसके मद्देनजर उन्होंने हालात खराब करने के लिए एक तरह कोशिश की है, लेकिन उनके इरादों को कामयाब न करें, इसके लिए मुझे लगता है कि कल मिल बैठ कर। निर्मल सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इस बात की जानकारी मिल रही है? कविंद्र जी माफी चाहूंगी। जेएनके के डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ थे और वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि इस घटना की निंदा होनी चाहिए। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है, महबूबा मुफ्ती ने हत्या की निंदा की है, लेकिन इस हत्या की निंदा के साथ ही बहुत कुछ साफ हो जा रहा है कि किस तरह से आजाद आवाज को दबाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में लगातार की जा रही है और इस कोशिश को लगातार भारत सरकार नाकाम करने की कोशिश करती रहेगी। और इसकी सुगबुगाहट आज दोपहर उस वक्त सामने आ गई थी जब गृह मंत्रालय से इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि संघर्ष विराम पर खत्म किए जाने पर हो रहा है विचार। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, डिप्टी सीएम बहुत कुछ स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हालात से गुजर रहा है जम्मू कश्मीर और यहां पर अब किस तरह का रुख अपनाने की आवश्यकता है। देखिए प्रीति, जहां तक हालात की बात है, हालात वाकई ख़राब हैं यहाँ पे। चाहे साउथ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हालात वाकई ख़राब हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैं पहले भी ये भी कह चुका हूँ कि 90 से ज़्यादा हालात आजकल ख़राब हैं। अगर साउथ कश्मीर की बात करें, मिलिटेंसी काफ़ी बढ़ गई है, चाहे जो भी मिलिटेंट संगठन है वो काफ़ी सक्रिय हैं और जिस तरीके से रमज़ान सीज़ फायर था उसमें काफ़ी सारे अटैक्स हुए। पहले 20 दिनों के दौरान रमज़ान के 38 अटैक्स हुए, अलग अलग ग्रेनेड अटैक्स हुए, फायरिंग हुई। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई, या अटैक्स की जो तादाद है, नंबर है, वो बढ़ गया। और मिलिटेंट अटैम्प्ट्स, चाहे राइफल छीनने की बात करें या सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की बात करें, आज आपने सुबह देखा कि एक आर्मी जवान को किडनैप कर दिया गया है और उसे अभी भी उसका पता नहीं है। कल भी शाम को ऐसी खबर आई कि एक पुलिस वाले को जो है उसको अगवा कर लिया गया। तो इस तरीके के हालात जो हैं कश्मीर में बने हुए हैं, लेकिन ये साउथ कश्मीर में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट था, चाहे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, शोपियां डिस्ट्रिक्ट हो या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हो। लेकिन सेंट्रल कश्मीर में भी अब ये समझा जा रहा है कि मिलिटेंटों की भी तादाद काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन आज का ये जो वाक़ा है, अभी हालांकि इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, शायद पुलिस बता पाएगी थी कि कौन लोग थे और वो इस तरीके का हथियार जो है प्रेस कॉलोनी के बीचों बीच कैसे पहुंचे, क्योंकि प्रेस कॉलोनी को हमेशा सेंसिटिव समझा जा रहा था, क्योंकि इसी जिस बिल्डिंग में आज शुजात बुखारी का ऑफिस था, वहाँ ही काफ़ी साल पहले एक पत्रकार होते थे, नाफा नामी एक न्यूज़ एजेंसी होती थी, परवाज़ मोहम्मद सुल्तान को भी गोलियां मार दी गई और वो ऊपर ही दम तोड़ बैठे। तो उसके बाद यानी परवाज़ मोहम्मद सुल्तान जो बहुत ही जो ये है सीनियर पत्रकार थे और नाफा एक न्यूज़ एजेंसी थी, उसके एडिटर थे, उनको गोली मार कर हलाक कर दिया गया। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे शुजात बुखारी का ऑफिस है। इसी बिल्डिंग के करीब आज जो है शुजात बुखारी की मौत हुई। काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक और अटैक प्रेस कॉलोनी के करीब हुआ और अब ये देखना होगा कि कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, क्योंकि अभी यही बताया जा रहा है कि अननोन गनमैन थे, 4 जिनकी संख्या बताई जा रही है और वो राइफल भी छीन के लेके गए हैं सिक्योरिटी, इनकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे शुजात बुखारी के। तो अभी ये कहा जा सकता है कि हालात बदस्तूर ख़राब है कश्मीर घाटी में। तो ऐसे में सिक्योरिटी का क्या कुछ रिव्यू किया जाएगा, जैसा अभी बताया जा रहा है कि शायद जो है कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब जो सीज फायर जिसे हम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं, क्योंकि आज भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया कैसो पुलवामा में जब एब्डक्शन हो गया आर्मी जवान का, उसके बाद फौज जो है इलाके में चली गई, वहाँ फायरिंग भी, एरियल फायरिंग करना पड़ी, लोगों ने पत्थर भी मारे। तो कुल मिला के हालात काबू में नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हालात बदस्तूर ख़राब हैं। पिछले 2 साल से मज़ीद हालात ख़राब हो गए और मिलिटेंसी की जो है नंबर जो है, तादाद जो है, उसमें काफ़ी इजाफा। श्याम शर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्याम जी, आजाद पत्रकारिता पर सीधा हमला, पहला रिएक्शन आपका। राज्यवर्धन राठौर ने इस पर रिएक्ट किया है, सुनिए। शुजात बुखारी साहब की जो हत्या करी है आतंकवादियों ने, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। बहुत ही शर्मनाक ये घटना है, शर्मनाक हरकत है। भारत की मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है और आतंकियों के खिलाफ, जहां पर भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ पूरे साहस के साथ हमेशा लिखती रहेगी।
लगातार न्यूज 18 पर इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी और सीधे चलेंगे 100 बात की एक बात के लिए किशोर अजवाणी के पास। वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या हुई है। वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। राइजिंग कश्मीर के संपादक की हत्या की खबर और ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया उन्हें और फिलहाल उनके परिवार में मातम का माहौल है। ईद से पहले इस हत्याकांड को अंजाम देकर आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को साफ करना चाहते हैं, लेकिन एक बात उन्हें साफ हो जानी चाहिए कि इस तरह की घटिया हरकत कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार भारत की तरफ से हर आतंकवादी को करारा जवाब दिया जा रहा है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सीधे चलेंगे किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए।